अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट ज़ुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ इस आलमी वबा के दौर में आप सब खैरियत से होंगे और इल्मी सिटी में दी जाने वाली मालूमात से फ़ायदा उठा रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लाता है रोज़मर्रा की बुनियाद पर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव सेशन, जिससे आप कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें और मोटिवेट हो सकें। आज जो स्पीकर गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है सबीका बिलाल, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सबीका। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप मिस ज़ुनैरा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं अपनी ऑडियंस को भी बहुत वेलकम करना चाहूँगी जो हमारे साथ मौजूद है और जो हमारे साथ हमेशा से मौजूद रहते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं बताती चलूँ कि आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है स्पेशल चिल्ड्रन और उनको मुआशरे में कैसे ट्रीट किया जाता है और उनका क्या किरदार है। आज इस सब के बारे में हम बात करेंगे सबीका से। तो सबीका, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि स्पेशल चिल्ड्रन जिन्हें हम कहते हैं, वो कौन से बच्चे होते हैं और कौन से बच्चे और कौन सी कैटेगरीज इसमें फॉल करती हैं? सबसे पहले तो मैं एप्रिशिएट करूँगी, ये टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत रेयर है कि इस बारे में लोग बात करते हैं। हमारी सोसाइटी में इन बच्चों के बारे में बात ही नहीं की जाती। स्पेशल बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनको एक अलग से अटेंशन, एक स्पेशल नाम से ही जैसे आपको पता लग रहा है कि इन बच्चों को एक स्पेशल अटेंशन, एक स्पेशल केयर, एक स्पेशल एकेडमिक लर्निंग की ज़रूरत होती है, जो कि एक मेन स्ट्रीम स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, ये उनसे अलग होते हैं। उनको ये थोड़ा देर से सीखते हैं, थोड़ा देर से पिक करते हैं, लेकिन इनको एक अलग जो है वो एक अटेंशन चाहिए होती है, एक स्पेशल केयर चाहिए होती है और एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, ताकि ये बच्चे जो हैं उन प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू सोसाइटी में मूव कर सकें, सीख सकें और सोसाइटी में मूव कर सकें। जो लोग हमें सलाम कर रहे हैं उनको वालेकुम अस्सलाम, और बाकी ऑडियंस से भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर इन इस टॉपिक से रिलेटेड उनके भी ज़हनों में कुछ सवालात हैं तो वो आकर कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें, उसके भी जवाब जानेंगे हम सबीका से। तो सबीका, हमें ये बताइए कि बर्ड्स के टाइम पे भी तो कुछ बच्चों का पता लग जाता है, कुछ सिम्टम्स जो आप हमसे शेयर करना चाहें कि कैसे पता लगे कि ये बच्चे जो हैं स्पेशल हैं या इनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं? जैसे बच्चे जिस तरह पैदा होते हैं व्हेन द मॉम डिलीवर्स द चाइल्ड, उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ बर्थ साइकोलॉजी में, साइकियाट्री में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि बच्चे को देख के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं है। जैसे मैं नाम लेती चलूँ, मैं मेंशन करूँ, डाउन सिंड्रोम जो है उसमें फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं बच्चे के, उससे आपको फ़ौरन तौर पे पता चल जाता है कि योर चाइल्ड इज़ नॉट लाइक द अदर चाइल्ड। तो वो लाइक अदर चिल्ड्रन, तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं है, आपका बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है और इसको एक स्पेशल केयर की और एक अटेंशन की ज़रूरत है थ्रू लाइफ टाइम। अच्छा, अब आप ये बताएं कि कुछ पेरेंट तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जल्दी से और समझ जाते हैं कि ये अब उन्हें इसके साथ कैसे डील करना है, और कुछ पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसके लिए आप कोई काउंसलिंग सजेस्ट करना चाहें या उन बिहेवियर्स के बारे में बताना चाहें जो पेरेंट्स ऑडियंस को चलूं? जी सभी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मैंने आपसे पूछा कि पेरेंट्स का क्या बिहेवियर होना चाहिए जब उनको पता लग जाता है कि उनके बच्चे जिसकी पैदाइश हुई है उसमें कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं या वो डिसेबिलिटीज का शिकार हैं, तो पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए और उनको क्या काउंसलिंग की ज़रूरत होती है उस टाइम पे? क्योंकि बाज़ पेरेंट्स तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि उनके बच्चे के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। जी, जी, जैसे आपने बात की कि उनको क्या रोल होना चाहिए, तो मेरे ख़्याल से कि एक जो आपको ये खबर मिलती है कि नाउ यू आर गोइंग टू बी पेरेंट्स, ये इतनी एक अच्छी खबर होती है कि इसके साथ पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो जुड़ जाती हैं। उन्हें पता होता है कि एक बच्चा आ रहा है, उसकी आपने आपने उसकी केयर करनी है, सारा कुछ करना है। 9 मंथ्स का जो टाइम पीरियड होता है मदर के लिए, वो एक बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। और जब आपको पता चलता है कि आपका बच्चा जो है वो एक स्पेशल
नीड्स के साथ पैदा हुआ है, अगर आपको बर्थ के टाइम पे ही पता चल गया है, तो उसमें बेसिकली रोल से ज़्यादा मैं समझती हूँ कि उस मदर को, उस फादर को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। आई सजेस्ट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आई रियली सजेस्ट कि हॉस्पिटल्स में ऐसे साइकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साइकोलॉजिस्ट ज़रूर होने चाहिए, ताकि ऐसे जो भी केसेस होते हैं, इसके अलावा जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, जो कि बहुत कॉमन है, इस तरह के अगर मसाइल सामने आते हैं, तो पेरेंट्स के लिए, मदर्स के लिए वहाँ पे काउंसलिंग का प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। पेरेंट्स के लिए एक्सेप्टेंस बहुत बात की बात है, वो ऑब्वियसली दे कैन नॉट एक्सेप्ट एट द स्पॉट कि हमारा बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है। तो उनका रोल इस तरह होना चाहिए, मैं रोल तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहूँगी कि उनकी लिटिल बिट काउंसलिंग ज़रूर होनी चाहिए एट द मोमेंट, ताकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें, जो कि उनके लिए भी बेहतर है। अगर उनकी काउंसलिंग होती है, ऑब्वियसली दे कैन लुक आफ्टर देयर चाइल्ड इन अ गुड मैनर। अगर उनकी काउंसलिंग होती है, अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो कोई भी आपका मसला है, कोई भी परेशानी है, जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं। तो बेसिकली व्हेन यू एक्सेप्ट द थिंग कि आपका बच्चा इस प्रॉब्लम के साथ आया है, तो उसमें ये होता है कि आप अपने बच्चे की अच्छी अपब्रिंगिंग कर सकते हैं। आपके बच्चों के लिए उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट उनके पेरेंट्स हैं। अगर पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया है, पेरेंट्स उनको कह रहे हैं यू आर ओके, आप बिल्कुल ठीक हो बेटा, कोई मसला नहीं है आपके, आप बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह हो, वी विल सपोर्ट यू, वी विल गाइड यू। तो बच्चे में भी एक तरह से एनकरेजमेंट आती है और बच्चा सोसाइटी में अच्छी तरह मूव करता है। लेकिन हम बर्थ की बात करें, तो बर्थ के टाइम पे तो ऑब्वियसली आप बच्चे को नहीं समझा सकते। इसमें मदर्स के लिए, फैमिली के लिए, नॉट सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स के लिए, पूरी फैमिली के लिए उस टाइम पे काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक्सेप्ट कर सकें इस चीज़ को। ठीक है। मैं अपनी ऑडियंस को बताती चली हूँ कि आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है स्पेशल चिल्ड्रन, जो बच्चे किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार हों, उनका सोसाइटी में क्या रोल होता है और सोसाइटी को उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। तो अब सभी का हम हमें इस बारे में बताएं कि इनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी बर्थ डिफेक्ट्स की, उसमें बेसिकली ये था कि जो आपका 9 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है, अब तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी एडवांस हो गई है कि आपको ड्यूरिंग 5th और 6th मंथ में भी पता चल जाता है कि आपका जो बच्चा है उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। लेकिन बात वही है कि बर्थ डिफेक्ट्स में आपको समटाइम्स पता चल जाता है कि आपका बच्चा जो है वो स्पेशल है, राइट? एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं पता चला, आपको बर्थ के टाइम पे पता चला है कि आपका बच्चा स्पेशल है। समटाइम्स ऐसा होता है सुनहरा कि आपको ना प्रेगनेंसी में पता चलता है और ना आपको एट द टाइम ऑफ बर्थ पता चलता है। ये आपको पता चलता है जब आप बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को जो है वो ध्यान में लेके आते हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्राई बच्चे का कब था, अगर वो नॉर्मल है, फिर भी बच्चे में आपको लग रहा है कि बच्चा जो है वो आपका स्पेशल है या अलग है बाकी बच्चों से, तो उसमें आपकी जो बच्चे की क्रॉलिंग है, सिटिंग है, हेड होल्डिंग है, नेक होल्डिंग है, इन सबको ना हम कहते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन। बच्चे के पैदा होने से लेके बच्चे की आगे जितनी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आते हैं, उठना, बैठना, चलना, गर्दन संभालना, सपोर्ट के साथ खड़े होना, सपोर्ट के साथ बैठना, ये सारी चीज़ों को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन, जो कि एक स्पेसिफिक एज होती है बच्चे की, उसमें अचीव होने चाहिए। अगर उसमें नहीं आ रहे, समटाइम्स ऐसा होता है 1 महीना ऊपर हो गया, 2 महीने, दैट आर नॉर्मल। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि एक बच्चे को अगर फॉर एग्जांपल 6 महीने में, 4 महीने में बैठना चाहिए या गर्दन सँभालनी चाहिए और बच्चा 9 माह का हो गया, 10 माह का हो गया, गर्दन नहीं सँभाल रहा, इट मीन्स यहाँ पे कोई मसला है। इट मीन्स यहाँ पे ना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी कॉन्शियस, ठीक है? और अगर बच्चा जो है वो चल नहीं पा रहा, बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चा बिल्कुल 3-4 साल हो गए हैं, बच्चा बिल्कुल म्यूट है, बिल्कुल भी एक वर्ड भी नहीं बोल रहा, साउंड प्रोड्यूसिंग भी नहीं है उसकी, तो इट मीन्स कि ये चीज़ जो है प्रॉब्लमैटिक है एंड यू नीड टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। क्योंकि ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जो कि एक स्पेसिफिक एज में ना बच्चे को अचीव करने चाहिए। तो अगर ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि समटाइम्स ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको पता चलता है आपके बच्चे के बारे में, ना ही आपको बाद में पता चलता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये चीज़ें आपको तब पता चलती हैं जब आप बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन पे फ़ोकस करते हो, तब आपको पता चलता है कि येस कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेवलपमेंटल माइलस्टोन टाइमली अचीव किए हैं बच्चे ने, इट मीन्स ही और शी इज़ नॉर्मल और वो एक्टिव भी है, सारा कुछ है, तो ऑब्वियसली वो ठीक है। अदरवाइज़ फिर आपको आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि येस देयर इज़ अ नीड टू कंसल्ट। हमारे पास एक क्वेश्चन भी आ रहा था ऑडियंस में से, शफकत अली हमसे पूछ रहे थे कि क्या स्पेशल बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं
और इसके साथ मैं बेशक। अपना क्वेश्चन भी ऐड करना चाहूंगी कि सिलेक्शन ऑफ स्कूलिंग कैसे होनी चाहिए, किस एज में बच्चे को स्कूल भेज देना चाहिए, कौन से स्कूल सेलेक्ट करने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उस स्कूल्स में जो इन बच्चों के लिए जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं शफ़क़त साहब को जवाब देती चलूँ, उन्होंने पूछा कि क्या बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, तो बेशक ये बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमें बच्चों की डिसेबिलिटी में ना एबिलिटी ढूँढनी चाहिए, डिस को निकाल देना चाहिए। तो जब हम बच्चे की डिसेबिलिटी की जगह उसकी एबिलिटीज़ पे फ़ोकस करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स पे फ़ोकस करते हैं, तो हमें पता चलता है यस ये बच्चा देखें हर बच्चा सीख सकता है, चाहे वो स्पेशल है, चाहे वो नॉर्मल है। हर बच्चा सीख सकता है अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, उसको प्रॉपर सपोर्ट देखें इसमें ना सबसे ज़्यादा गाइडेंस से भी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। जब हमारी सोसाइटी ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करेगी हमारी बच्चों को गाइड करेगी कि यस ये उनके लिए ठीक है, ऐसी लर्निंग क्योंकि ये बच्चे सीखते हैं डिफरेंट लर्निंग वेज़ से। इनके लिए वो जिस तरह हमारे मेन स्ट्रीम स्कूल में एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, इसी तरह स्पेशल बच्चों के लिए भी स्कूल्स होते हैं, जिसमें अगर एक प्रॉपर प्रोसीजर से एक अच्छी गाइडलाइन के थ्रू उनको पढ़ाया जाए, तो बच्चे ज़रूर आगे निकलते हैं। ये बच्चे मेरे ख़्याल से कि शायद अगर इनको इतना इन पे अटेंशन दी जाए, जो ये डिज़र्व करते हैं या जितनी उनको ज़रूरत है, ये बच्चे शायद मेन स्ट्रीम स्कूल के बच्चों से ज़्यादा आगे जा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि स्कूलिंग का तो जिस तरह मैंने बात की कि बच्चों के डेवलपमेंटल माइलस्टोन को फ़ोकस करना चाहिए, वहाँ से हमें पता चलता है नॉर्मल है बच्चा कि नहीं है। तो उसमें बेसिकली जब आपको पता चल गया कि बच्चा जो है वो आपने मेन स्ट्रीम स्कूल में आपने उसका एडमिशन करवा दिया है। अगर आपको नहीं पता कि आपका बच्चा स्पेशल है कि नहीं और आपने उसको एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करवा दिया और आपको पता लग रहा है कि बच्चा जो है वो आपका बहुत देर से सीख रहा है या उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही किसी चीज़ की या बच्चा जो है वो उसमें कोई बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं या उसको आपको लग रहा है कि नहीं ये बच्चा यहाँ स्कूल में सेट नहीं हो पा रहा और इसके कोई और इश्यूज़ नहीं हैं, ठीक है? तो वहाँ पे देयर इज़ अ नीड टू कंसल्ट एनी स्पेशल स्कूल। आपको वहाँ पे जो है वो उनको बताना चाहिए कि आप जो हैं वो इस तरह इनसे जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्कूल में आपने पूछा सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए? आजकल ना ज़ुनैरा बेसिकली जो स्पेशल स्कूल्स हैं ना, उनका भी हाल कोई इतना अच्छा ख़ास नहीं है। क्योंकि दे आर लाइक मैंने काम किया है स्पेशल बच्चों के साथ, दे आर मोर कंसर्न कि ये बच्चे क्या सीख लेंगे, ये बच्चे सीख के क्या करेंगे? तो मेरे ख़्याल से कि आपको स्कूलिंग का तो ये है कि अगर आप स्कूल में एडमिशन करवाते भी हैं बच्चे का, तो आपको स्कूल देख के नहीं पता चलता कि ये अच्छा स्कूल है कि ये बुरा स्कूल है। अगर आप बच्चे को घर में भी गाइड कर रहे हैं, आप बच्चे को घर में भी सुपरवाइज़ करें, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि बच्चा स्कूल से कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपका बच्चा स्कूल से लर्निंग कर रहा है, तो इट मीन्स ये एक अच्छा स्कूल है। और अगर एक बच्चे की स्कूल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, बच्चा वहीं का वहीं ज़ीरो पे है, तो इट मीन्स के यहाँ पे प्रॉब्लम है। वो स्कूल आपके बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उनकी स्कूलिंग में एकेडमिक परफ़ॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा जो है एम्फसाइज़ किया जाता है। कि बच्चे जो हैं वो सीख लें, इंग्लिश सीख लें, एबीसी सीख लें, 1-2 सीख लें, अलिफ बे सीख लें। मेरे ख़्याल से कि इन बच्चों के लिए ना स्कूल्स में ये चीज़ होनी चाहिए कि एक आपकी जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस है ना, वो बच्चे को सिखानी चाहिए। उसको सेल्फ हेल्प स्किल सिखाने चाहिए कि चलें बच्चा मेरा काम नहीं कर सकता, बाप का काम नहीं कर सकता, एटलीस्ट वो इतना उसमें एबिलिटी आ जाए कि वो अपने आप को सँभाल सके। तो मेरे ख़्याल से कि स्कूलिंग का जो टाइम है स्कूलिंग के आप सिलेक्शन किस तरह करो, वो तो जब आपका बच्चा स्कूल जाता है, आप देखते हैं कि बच्चे की एबिलिटी इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही, वो लर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि स्कूल जो है दैट इज़ बेटर और नॉट। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो स्पेशल बच्चों के साथ-साथ जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं, उनकी भी स्कूलिंग को पेरेंट्स को चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस रखें उनके साथ। आजकल एग्ज़ैक्टली, स्कूलिंग मेरा नज़दीक जो है ना, वो एक बिज़नेस बन चुका है। सिर्फ़ वो आपसे फीस कंडक्ट करते हैं और वो बस अपना रूटीन का उनको होमवर्क देते हैं। वो चीज़ें, वो फैक्टर्स पे पूरा नहीं उतरा जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेशक। दूसरा शौकत अली मैंने ने भी हमसे सेम। स्पेशल स्कूल में सुनहरा मैंने काम किया है, 1-2 स्पेशल स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे लिटरली बच्चों को मारा भी जाता है और वहाँ की हेड जी, मारती हैं और बिल्कुल। पेरेंट्स आते हैं, साथ ही बच्चों को ध्यान देना शुरू हो जाते हैं, "अच्छा बेटा उठ जाओ", प्यार करना शुरू हो जाते हैं, उनको लंच करवाना शुरू लेकिन अब वही बात है कि एकेडमिक्स पे बहुत फ़ोकस है, ड्राइंग करवा लो, कलर्स करवा लो और फीस उनकी इतनी ज़्यादा है कि पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा देखिए पेरेंट्स तो मजबूर है ना, अब एक स्पेशल बच्चा है, उनको वो तो चाहेंगे कि हमारे पास जितना कुछ भी आप ले लो, हमारे बच्चे को ठीक कर दो। देखिए, औलाद तो एक चीज़ ही ऐसी है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है?
तो द पॉइंट इज कि जब यही स्कूल वाले यही सारा काम करेंगे, स्पेशल बच्चों के साथ, स्पेशली हरासमेंट के केसेस मैंने इतने देखे हैं, स्कूल के अंदर ही मैंने देखे हैं बुलिंग के इतने केसेस, वो भी स्पेशल बच्चों के साथ। तो मेरे ख्याल से कि ये जो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन से ज्यादा अगर आप अपने बच्चे के ऊपर गाइडेंस रखते हो ना और उसको सुपरवाइज करते हो, तो मेरे ख्याल से कि आपको किसी थर्ड पर्सन की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपको एक हेल्प चाहिए या जो कुछ भी आपको चाहिए कि आपके साथ एक बंदा खड़ा है, वो एक स्पेशलिस्ट है, वो आपको गाइड करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मैं बच्चों के साथ भी काम करती हूँ, तो अगर मुझे ये लग रहा है कि नहीं मेरे पास ये बच्चा आया और मैंने इसको ठीक करना है, तो मैं बेसिकली सबसे पहले देखूंगी कि बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या है। मैं उन स्ट्रेंथ्स के थ्रू जो है वो बच्चे की वीकनेसेस को ओवरकम करने की कोशिश करूंगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं बच्चे को इंडिविजुअली जो है वो उसको इंडिपेंडेंट करूं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कि ये स्कूल वालों ने नॉर्मल स्कूलों से ज्यादा इन स्कूल वालों ने ना ज्यादा बिजनेस बनाया हुआ है इस चीज को, तभी बिल्कुल पेरेंट्स जो बिल्कुल। है वो आजकल के ज्यादा परेशान है और वो समझते हैं कि एक जो स्पेशल बच्चे है वो हम पे बोझ बन गया है। कई स्कूल वाले शायद अच्छे भी होंगे, वो जिम्मेदारी भी पूरी करते होंगे, साइकोलॉजिस्ट भी अच्छे हैं, लेकिन जो ये फ्यू स्कूल जो ये एक्सपीरियंस हो जाता है ना जिन पेरेंट्स को, फिर वो अच्छा नहीं समझते, वो कहते हैं कि नहीं हमारा जो बच्चा है वो हम पे बोझ है। तो ये सही स्कूल्स की वजह से है। सही। अब शफकत अली हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये बच्चे नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ सकते हैं? ये डिपेंड करता है बच्चे की जो प्रॉब्लम है, बच्चे को जो डिसऑर्डर है उसकी सिवेरिटी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने शुरू में डाउन सिंड्रोम का जिक्र किया था, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वैसे भी ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। तो मेरे ख्याल से कि मेन स्ट्रीम स्कूल में बच्चे को उस तरह से एक्स्ट्रा अटेंशन या केयर नहीं मिलती, उनको वैसे ही डील किया जाता है जैसे नॉर्मल बच्चों को डील किया जाता है। तो अगर किसी का बच्चा स्पेशल है और आपको पता है कि उसको एक स्पेशल अटेंशन की, केयर की, टाइम की जरूरत है, तो आई वुड प्रेफर के आई वुड सजेस्ट कि उसको आप ऐसे ही स्कूल में डालें जहाँ पे सारे ऐसे बच्चों को डील किया जाता है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल स्कूल में जाएगा तो उसके साथ और इश्यूज आएंगे। सही। मेरा तो ख्याल है वो जितना लर्न कर सकता है और जो कुछ वो सीख सकता है शायद वो भी ना सीख सके। हम्म। शायद। अच्छा, अब मैं बताऊंगी कि पूछना चाहूंगी कि पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए इन सब में। स्कूलिंग तो ठीक है उन्होंने सिलेक्ट कर ली, खाली स्कूल भी बच्चों की डेवलपमेंट के लिए काफी नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल बच्चे हैं तो इनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। तो थोड़ा सा आप बताएं कि पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्या चीजें उनको अपनानी चाहिए ताकि वो इन बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें। एग्जैक्टली exactly, जैसे मैंने बिल्कुल हमने इनिशियली बात की कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं वो टेंट्रम्स बहुत शो करते हैं, कुछ बच्चों में बिहेवियर इश्यूज बहुत होते हैं, कुछ बच्चों में इमोशनल इश्यूज बहुत आते हैं। तो वही बात है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं पेरेंट्स को मैं सजेस्ट तो नहीं कर सकती, मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकती हूँ पेरेंट्स से कि अगर आपका बच्चा ऐसा है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये एक अल्लाह की तरफ से है चीज़ आपके साथ। अल्लाह ताला ने इसको आपके लिए इम्तिहान या आजमाइश या जिस तरह भी आप इसको एक्सेप्ट करें, बट प्लीज इसको एक्सेप्ट करें। अपने बच्चे को टाइम दें, उसको बर्डन मत समझें, क्योंकि जैसे माँ बाप अगर अपने बच्चे को बर्डन समझेंगे तो सोसाइटी तो बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आपकी वो औलाद है, आपने उसकी अपब्रिंगिंग करनी है, इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको बच्चे को समझाना चाहिए कि देखें, अगर एक बच्चा स्पेशल है और वो एक नॉर्मल स्कूल में नहीं जा रहा, तो वो भी तो फील करता होगा ना कि अगर मेरे दूसरे बहन भाई उस स्कूल में जा रहे हैं और मैं किसी बिल्कुल डिफरेंट स्कूल में जा रहा हूँ, तो बच्चे के साथ भी जो आप कह लो कि इमोशनल इश्यूज आएंगे या बिहेवियर इश्यूज आएंगे, तो पेरेंट्स जिस तरह से अपने बच्चे को एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो पेरेंट्स का ये रोल होना चाहिए कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को समझाएं कि वो सबसे अलग है, अगर वो स्पेशल हैं तो कोई बात नहीं, उनकी घर में एक्सेप्टेंस है, उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना आपके जो अल्फाज होते हैं ना, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपको किसी चीज का नहीं होता, बच्चे फिर उस कॉन्फिडेंस के साथ लर्निंग भी ज्यादा करते हैं। जिन बच्चों के पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर ये बच्चा हमारा स्पेशल है, फॉर एग्जाम्पल हमने तो डिसऑर्डर्स की बात की, अगर कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है, फॉर एग्जाम्पल पैरालिसिस है जिस बच्चे को, या कोई बच्चा ब्लाइंड है या बच्चा डेफ है, और फिर भी उसके पेरेंट्स उसको अपने साथ पब्लिकली लेके जा रहे हैं, इवेंट्स पे लेके जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन उसका करवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि 99% बच्चे का कॉन्फिडेंस वहीं से इनहेंस हो जाता है।
बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा माँ-बाप मेरे साथ है। तो मेरे ख़्याल से कि पेरेंट्स का ये रोल होना चाहिए, फर्स्ट तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है? सेकंड स्टेप पे उन्हें बच्चों को जो है वो ये यकीन दिलाना चाहिए कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी किसी स्कूल में लर्निंग हो या ना हो, हम तुम्हा माँ जिस तरह बच्चे को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट कर सकती है, मेरा नहीं ख़्याल कोई टीचर कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा वॉशरूम नहीं जा सकता, बच्चा अपने कपड़े खुद नहीं पहन सकता, तो मदर उसको घर में ये डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू या प्ले एक्टिविटी के थ्रू उसको सिखा सकती है। तो पेरेंट्स का यही रोल होना चाहिए, ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए कि वी आर विद यू, एक्सेप्टेंस, और बच्चे को प्रॉपर टाइम, सुपरविज़न और गाइडेंस देनी चाहिए। बिल्कुल, आपने एक बात बहुत अच्छी की कि ये अल्लाह ताला की आज़माइश ज़रूर होती है और अल्लाह ताला आज़माइश उन्हीं लोगों को देता है, जो उस जिनको वो आज़माइश को निपटने के काबिल होते हैं, जिनमें इतनी ताकत और हिम्मत होती है कि वो उस आज़माइश से निकल सकते हैं। बेशक। तो अब आप हमें बताएँ कि एबिलिटीज़ और हॉबीज़, कई आपने जैसे बताया कई बच्चे बहुत शार्प भी होते हैं, हुँ। तो उनकी एबिलिटीज़ को कैसे पहचाना जाए और उनको कौन-सी हॉबीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, जिससे वो बेटरमेंट की तरफ आ सकें? जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं काम करती थी बच्चों के साथ स्पेशल स्कूल में, तो बच्चों में कई बच्चे जो हैं वो म्यूज़िक बहुत एन्जॉय करते हैं। कई बच्चों की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, तो उनको हम एक म्यूज़िक थेरेपी के थ्रू जब हमारे पास एक बच्चा आता है सुनहरा, तो हम उसकी प्रॉपर एक असेसमेंट करते हैं, जिसमें ना हम डिफरेंट एरियाज़ को कवर करते हैं, जिसमें हमें पता लगता है जिसमें बच्चे के सोशल स्किल्स कौन-कौन से हैं, कि बच्चा कौन से काम कर सकता है और कौन से नहीं कर सकता। तो उसमें बेसिकली हम सोशल स्किल्स को देखते हैं, उसकी कॉग्निशन देखते हैं, मतलब उसका वे ऑफ थिंकिंग देखते हैं, उसकी स्पीच देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कितने वर्ड्स वो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। फिर वो उसका एक सेल्फ हेल्प स्किल्स होते हैं, वो अपनी मदद खुद कितनी कर सकता है, उसको अपने खुद काम कितने करने आते हैं, कितने नहीं करने आते। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि इस असेसमेंट में हम 4 से 5 जो है वो एरियाज़ को कवर करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि बच्चा जो है वो ये सीख सकता है और ये नहीं सीख सकता, मतलब उसको ये नहीं आता करना। तो फिर उसके थ्रू जो है वो हम बच्चे को लर्निंग करवाते हैं उसकी। तो आपने जिस तरह पूछा कि किस तरह से हॉबीज़ हैं, तो जिस तरह से मैंने म्यूज़िक की बात की कि कई बच्चे म्यूज़िक बहुत एन्जॉय करते हैं, तो हम उनको म्यूज़िक थेरेपी की तरफ लेके जाते हैं। कई बच्चे स्विमिंग बहुत अच्छी करते हैं, हम उनको स्विमिंग उनकी और इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बच्चों को हम जो हैं वो सेल्फ हेल्प जो स्किल्स होते हैं, हम बच्चों को वो सिखा सकते हैं कि किस तरह से बच्चे ने अपना काम जो है वो खुद से करना है। तो बेसिकली हॉबीज़ से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि इंटरेस्ट, जिस तरह बच्चे को म्यूज़िक बहुत पसंद है, पोएम्स बहुत शौक से सुनता है, राइम्स बहुत अच्छे उसको आते हैं, तो हम क्यों ना उसको उस तरफ ले जाएँ। इट्स नॉट बैड। अगर एक बच्चे का आर्ट बहुत अच्छा है, एक बच्चा ड्राइंग बहुत प्यारी करता है, कलर्स बहुत प्यारे करता है, तो व्हाई नॉट, वो आर्ट की तरफ जा सकता है। वोकेशनल स्किल्स इतने प्यारे-प्यारे होते हैं, स्पेशल बच्चों को मैंने खुद करते देखा है कि आपको देख के नहीं पता लगता कि ये एक स्पेशल बच्चे का काम है। इवन एक हाथ का, मतलब एक जो बच्चे आपके लोग फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनका सिर्फ़ एक बाज़ू है, वो बच्चा अपने बाएँ हाथ से इतना प्यारा वोकेशनल स्किल्स का काम करता है, तो व्हाई नॉट? ज़रूरी तो नहीं कि हमने इन बच्चों को हम यही सोचें कि हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन रहा, इंजीनियर नहीं बन रहा, वो एक अच्छा म्यूज़िशियन बन सकता है, वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, वो एक अच्छा स्विमर बन सकता है। तो हम इन एरियाज़ पे भी तो बच्चों के काम कर सकते हैं, और ये मेरे ख़्याल से ये बच्चे की हॉबीज़ भी हो सकती हैं। तो वो तो एक आइडेंटिफ़िकेशन है ना असेसमेंट के थ्रू। तो फिर आपको जिसमें लगे कि बच्चा ये काम कर सकता है और इस स्ट्रेंथ्स के थ्रू आप बच्चे की इस वीकनेस को कवर कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छी बात है, आप करें। आप बच्चे को ना सिखाएँ एबीसी, कोई बात नहीं, नहीं आएगी तो ना आए। लेकिन जिसमें बच्चे का एक स्किल है, वो बच्चा आगे अपने लिए तो कुछ करेगा ना, इंडिपेंडेंट तो बनेगा एट लीस्ट। तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। जी। किरण आमिर हमसे पूछ रही हैं कि क्या स्लो लर्नर बच्चे भी स्पेशल होते हैं? और इसके साथ-साथ एक अवैस साहब ने हमसे क्वेश्चन पूछा, वो कहते हैं कि मेरी बहन अच्छा स्कूल होने के बावजूद क्लास में अटेंशन नहीं दे पाती। तो आप इन दोनों क्वेश्चन का हमें आंसर कीजिए। अच्छा, जो एक इन्होंने सवाल पूछा कि स्लो लर्नर जो हैं वो भी स्पेशल स्कूल में, ये भी देखिए मैंने कहा था इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हम जैसे इन्होंने बताया कि स्लो लर्नर भी स्पेशल होते हैं। स्पेशल अगर आप एक उनको मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन करवा के उनका, अगर आप उन पे घर पे तवज्जो प्रॉपर दे रहे हो, आप उनको प्रॉपर एक एकेडमिक जो टाइम होता है आप वो दे रहे हो, और वो मेन स्ट्रीम स्कूल में आपको लग रहा है कि बच्चा सीख पा रहा है, जिस तरह से टीचर उनको क्लास में सुपरवाइज़ कर रही हैं, तो आप उनको जो है वो आप
आप मेन स्ट्रीम स्कूल में डाल दो, आप उनको पढ़ा के देख लो। स्लो लर्नर जो होते हैं उसमें भी ना आगे कैटेगरीज होती हैं, तो इसमें भी प्रॉपरली एक असेसमेंट की ज़रूरत होती है। कई बच्चे होते हैं स्लो लर्नर जो मेन स्ट्रीम स्कूल में भी पढ़ लेते हैं, वो स्पेशल नहीं होते, और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं लेकिन उनकी ना लर्निंग इतनी स्लो लेवल पे होती है कि वो स्पेशल कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि उनके साथ इमोशनल, बिहेवियरल, और मैंने जिस तरह बताया कि एक प्रॉपर असेसमेंट होती है ना, उसके थ्रू हम रिवील करते हैं कि यस, ये बच्चा जो है इसको स्पेशल स्कूल में होना चाहिए। और जिस तरह दूसरे जिन्होंने बात पूछी कि मेरी बहन अवैस खान है आई थिंक, इन्होंने पूछा कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ती हैं लेकिन फिर भी वो अटेंशन नहीं देती क्लास में। तो इसकी तो बहुत सी रीजंस हो सकती है ना। लैक ऑफ अटेंशन इन क्लासरूम हो सकता है कि वो बच्ची जो है उसका वो जो सब्जेक्ट है जो वो अटेंड कर रही है वो उसकी पसंद का ना हो, दैट इज वाई वो अटेंशन ही नहीं दे रही। ठीक है, समटाइम्स होता है कि कोई प्रेशर होता है फैमिली की तरफ से या वैसे जिसकी वजह से बच्चा परेशान है, एंग्जाइटी है बच्चे को जिसकी वजह से वो अटेंटिव नहीं है क्लास में। ठीक है, या बुली हो रहा है या हरास हो रहा है या टीचर पसंद नहीं है। तो ये तो अब डिपेंड करता है कि बच्चे के मार्क्स कैसे आ रहे हैं उस क्लास में, उस सब्जेक्ट में, या बच्चा जो है वो कह रहे हैं कि अटेंशन नहीं दे रहा, तो और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं बच्चे के साथ, क्योंकि हम इसको फौरन डायग्नोज नहीं कर सकते, इसके लिए भी एक प्रॉपर ना असेसमेंट की जरूरत है। तो इसकी तो मल्टीपल रीजन हो सकती हैं कि बच्ची अगर अटेंटिव नहीं है, तो अगर सिर्फ यही इश्यू है कि अच्छे स्कूल में अटेंटिव नहीं है, तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है। शफकत अली हमसे पूछ रहे हैं कि इन बच्चों में जो एहसास महरूमी आ जाती है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। जिस वजह से बच्चे में एहसास महरूमी आई है उस वजह को खत्म कर दें, बच्चे की एहसास महरूमी खत्म हो जाएगी। कि बच्चा जिस वजह से कॉम्प्लेक्स में गया है वो क्या रीजन है, बच्चा क्यों गया, बच्चे से बात करें, उससे पूछें। मैं हमेशा ना सुनहरा ये बात करती हूँ, जब भी पेरेंट्स की या बच्चों की बात आती है ना, मैं हमेशा से सिर्फ एक मैसेज जरूर देती हूँ अपने उसमें कि आप ना बच्चे से बात जरूर करें, बच्चे के साथ ना एक एक बैलेंस्ड एक पेरेंटिंग रखें। अगर बेजा सख्ती करते हैं तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही, आप कह लो कि वो बिल्कुल वॉयलेट हो जाते हैं और बिल्कुल एग्रेसिव हो जाते हैं या बिल्कुल पीछे हो जाते हैं पेरेंट्स से। और अगर आप बेजा उनको आज़ादी दे दो या इस तरह कर दो तो वो बच्चे वो और तरह के हो जाते हैं। तो बैलेंस पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा एक स्पेशल है या बच्चा स्पेशल नहीं है, उसमें एहसास महरूमी आया है, तो आप पहले फाइंड करें कि उसकी रीजन क्या है, बच्चे से बात करें। और फिर आपको पता लग गया कि ये रीजन है, बच्चा क्या अपनी डिसेबिलिटी की वजह से कॉम्प्लेक्स में गया या देयर इज एन अदर कॉज जिसकी वजह से बच्चा कॉम्प्लेक्स में गया, तो फिर उस कॉज को खत्म करें। ठीक है। शफकत अली हमसे पूछ रहे हैं कि क्या स्पेशल बच्चों के एहसास, ये वही सेम क्वेश्चन आ गया हमारे पास। सही। अच्छा, अब आप थोड़ा सा हमें इनके ट्रीटमेंट के बारे में बताएं कि इनका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है और क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। ट्रीटमेंट यही हो सकता है कि जब आपको पता चल गया कि आपका बच्चा जो है उसके साथ ये डिसऑर्डर है, ठीक है, और आपका बच्चा एक स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा है, तो वही बात है कि आप बच्चे की स्कूलिंग आपने शुरू करवाई। ठीक है, आप खुद से फाइंड आउट करें कि बच्चे की हॉबीज कौन सी हैं, बच्चे के इंटरेस्ट कौन से हैं, आपका बच्चा है उस वो किस चीज में उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उसकी वीकनेसेस क्या हैं, इसको फाइंड आउट करें सबसे पहले तो। ठीक है, बच्चे की सेल्फ हेल्प स्किल्स जो है ना उस पर काम करें कि आप किस तरह से बच्चे को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। मैं स्पेशल बच्चों के बारे में मैं उनकी ना एकेडमिक पे गौर करती हूँ, ना मैं किसी और चीज़ पे करती हूँ। मैं सबसे पहले कहती हूँ कि बच्चे को इंडिपेंडेंट करो। जो काम अगर वो खा नहीं रहा खुद से, वो कपड़े नहीं खुद से पहन सकता, वो वॉशरूम नहीं खुद से जा सकता या उसकी स्पीच नहीं है, इस पे काम करें। एकेडमिक्स बाद में आती हैं। तो सबसे पहले जो है बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें, चीज़ों को, बातों को, बच्चे को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें कि ये आपका बच्चा है और ये आपकी ही जिम्मेदारी है। अब तो जो होना था वो तो हो गया, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दे दी, सारा कुछ हो गया, अब एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस के बाद अपने बच्चे की काउंसलिंग करें, सबसे पहले पेरेंट्स करें। किसी भी स्पेशलिस्ट के पास आने से पहले आप सबसे पहले खुद घर में अपने बच्चे की काउंसलिंग करें, उसको समझाएं। ठीक है, उसके बाद आप उसको स्कूल में एडमिशन करवाएं। वहाँ पे जो है प्रॉपर सुपरवाइज रखें कि आपके बच्चे के साथ स्कूल में कैसा बिहेवियर चल रहा है। अगर वो पूरे दिन में वो ये एक्टिविटीज कर रहा है तो वो किस तरह से कर रहा है।
ठीक है, वो जिन पीयर ग्रुप में बैठ रहा है वो बच्चे किस किस्म के हैं, आया वो उससे ज्यादा सिवियर लेवल में तो नहीं बैठ रहा। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर एक बच्चा, फर्ज करो सुनहरा, कि वो एक स्लो लर्नर है और वो किसी एक ऐसे बच्चे के साथ बैठ रहा है जो बहुत हाइपर एक्टिव है या एग्रेसिव बहुत ज्यादा है, तो इसमें भी बच्चे के लिए नुकसानदेह चीज है कि वो बहुत ही ज्यादा सिवियर लेवल के बच्चे के साथ बैठ रहा है। तो बेसिकली ये भी मॉनिटर करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप जिस भी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, आप पहले खुद जाके उसका माहौल देखें। आप देखें कि आपके बच्चे ने किस ग्रुप में जाके बैठना है, किस तरह के बच्चों में जाके बैठना है। आप ये चीज जरूर एडमिशन करवाने से पहले इस चीज को जरूर लुक आफ्टर करें, इस चीज को जरूर सुपरवाइज करें कि आपका बच्चा स्कूल में चला गया, उसका वो किस एज ग्रुप में बैठेगा, किस तरह के बच्चों में बैठेगा, उस स्कूल का माहौल क्या है, उस स्कूल में क्या क्वालिफाइड टीचर्स हैं। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि एफए पास भी जो है वो आजकल स्पेशल स्कूल में टीचर्स हैं। तो बेसिकली आप जिस भी स्कूल में जाएं, टीचर्स की क्वालिफिकेशन जरूर पता करें कि जो बच्चे, आपके बच्चे को जिसने पढ़ाना है, क्या वो साइकाट्री की फील्ड की है भी कि नहीं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। फिर आप जो है वो उसके बाद जब बच्चा आपका घर आ गया तो बच्चे को घर में भी अटेंशन दें, सारा कुछ स्कूल पे ना छोड़ें, अपने बच्चे को घर में भी ट्रीटमेंट दें पूरा, और बच्चे का ख्याल रखें, बच्चे को टाइम दें, बच्चे को सुपरवाइज करें, बच्चे को गाइड करें। बच्चे की जो एक सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं उसको आप फोकस करें कि बच्चे, आपका बच्चा किस तरह से सीख सकता है। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं, जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, जिस तरह मैंने पहले भी बात की, कि उनके फ्यूचर के बारे में सोचें कि बच्चे का अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो अगर आपने उसको उस फील्ड में भेजना है तो आप उसकी पूरी जो है वो लर्निंग करवाएं थ्रू आउट, ठीक है, उस सपोर्ट के साथ। अगर एक बच्चा ब्लाइंड है, कई ब्लाइंड बच्चे भी इतने शार्प होते हैं, वो इतने अच्छी तरह से उनकी लर्निंग होती है या उनके ड्रीम्स इतने हाई होते हैं, आप उस पर काम करें। कोई बात नहीं, एक सिर्फ डिसेबिलिटी में उसकी एबिलिटी ढूंढें कि आपका बच्चा डिसेबल है लेकिन वो किस किस काम के एबल है। तो ये, अगर कोई बच्चा डेफ है तो भी वो बहुत से, वो अपनी साइन लैंग्वेज से आपको वो चीजें करके बताएगा, आपको इस तरह से मैसेज कन्वे करेगा जो एक नॉर्मल इंसान को भी नहीं पता चलता। फिर जिस तरह से एक बच्चा है वो आर्ट का बहुत शौकीन है, मेरे ख्याल से आप भी आर्टिस्ट हैं, तो जिस तरह से कलरिंग अगर वो बहुत अच्छी करता है, वो कॉपी बहुत अच्छी तरह से कर लेता है, तो क्यों नहीं आप बच्चे को आर्टिस्ट बना दें, आप बच्चे को उस पे फाइनेंस लगाएं, उसको सपोर्ट करें। फिर अगर एक बच्चा अच्छा स्विमर है और उसको पसंद है स्विमिंग करना, तो वाई नॉट, वो किसी और को भी ट्रेनिंग दे सकता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस तरह से अगर हम ये देखें कि हम सिर्फ ये ना देखें कि हमारा बच्चा तो स्पेशल है, ये क्या करेगा या ये क्या कमाएगा या ये क्या करेगा, नहीं, आप उसकी एबिलिटीज देखें और उसको जरूर उसकी लर्निंग पे काम करें और उसको टाइम दें और उसको इस काबिल समझें कि यस, योर चाइल्ड कैन मूव इन योर सोसाइटी। तो तभी बच्चा भी आगे चलेगा, तभी बच्चा भी आगे काम कर सकेगा और अपने कॉन्फिडेंस के साथ सोसाइटी में मूव करेगा। समटाइम्स बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता लेकिन पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मैं वही कहती हूँ कि कहीं ना कोई कमी जरूर होती है जिसकी वजह से बच्चे में, फिर वहां पे बच्चे की काउंसलिंग की जरूरत होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं से तो बच्चा भी फिर उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है, अगर पेरेंट्स इतने सपोर्टिव है, इसका मतलब जहाँ पे वो क्लास में जा रहा है या जिस स्कूल में वो जा रहा है वहां पे कोई ना कोई जो है कमी है, या वहां पे कुछ उसके साथ जो है वो गलत हो रहा है, या ठीक प्रॉपर अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसके साथ नहीं हो रहा। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। सही, बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। और जैसे आपने मेरे से पूछा, मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने वाकई ऐसे बच्चों को नोटिस किया है जो उस एज के नॉर्मल बच्चों से ज्यादा एक्टिव होती हैं और वो ज्यादा अच्छा आर्ट परफॉर्म करते हैं, और वो कहीं एग्जैक्टली। काफी हद तक उनको जो है बेहतरी की तरफ लेकर आता है। तो ना सिर्फ स्पेशल बच्चे, नॉर्मल बच्चों को भी एक्टिविटीज में जो है पार्टिसिपेट कराना चाहिए और उनको इन चीजों के जरिए शार्प करना चाहिए और इन चीजों का एग्जैक्टली भी बताना हमारे चाहिए। आजकल इट्स ये स्कूलिंग का ना सिस्टम ऐसा हो गया कि अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया और किसी ने 5 मिनट बाद वो काम किया ना, तो जिसने जल्दी कर लिया ना वो, उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, उसको बहुत, लेकिन जिसने किया है और उससे अच्छा किया लेकिन थोड़ा टाइम लगा के किया, उसको उस तरह से अप्रिसिएशन नहीं मिलती। और मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत ज्यादा चीज है जो कि ना बच्चों में कॉम्प्लेक्स लाती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो मेरे ख्याल से कि ऐसे बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, इन बच्चों को। अब गेम्स की तरफ, स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मिस कर गई। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशल बच्चे, कितने ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो आप उनको उस तरफ भी लेके आ सकते हो, स्पोर्ट्स में आप उनको ले जाओ। इतनी ओलंपिक्स होती हैं, गेम्स होती हैं, आप क्रिकेट मैच होते हैं, तो आप उनको उस तरफ भी लेके आ सकते हो। कई बच्चों को सर्व करना, खाना बहुत अच्छी तरह आता है, मैंने देखा स्कूल्स में बच्चे इतने प्यारे तरीके से खाना खाना सिखा रहे होते हैं दूसरे बच्चों को,
टेबल सेट करना, ये चीज़ें उनको इतनी अच्छी आती हैं, तो बच्चा उसमें भी तो जा सकता है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपका बच्चा कुछ कर तो रहा है ना, सर्व कर रहा है लोगों को और एक इंडिपेंडेंटली कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कि ये चीज़ें ज़रूर एप्रिशिएट होनी चाहिए और इन चीज़ों को ज़रूर एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। थैंक यू सबिका, आपने इतनी अच्छी नॉलेज हमारे साथ शेयर की। तो मैं आखिर में बस यही कहना चाहूंगी, ये भी इस दुनिया का हिस्सा है, ये भी उन्हीं लोगों के बराबर हैं जैसे दूसरे लोग हैं, तो इनसे नॉर्मल ट्रीटमेंट किया जाए। इनको हमारे सिर्फ थोड़े से प्यार और एहसास की ज्यादा जरूरत है, वरना ये लोग भी किसी से कम नहीं है। तो इंशाल्लाह सबिका आपसे फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में, किसी नए टॉपिक के साथ। मैं अपनी ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारे साथ रहे और इतने अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने हमसे पूछे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और खुशियां बांटते रहें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।